हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी मंथली बजट की वीडियो है और एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि दीदी आप अपना बजट कैसे बनाते हो, कैसे अपने घर को चलाते हो और कैसे 60% सैलरी बचा पाते हो, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो आज मैंने अपना मंथली बजट बताया है आपको। यदि आप अपना मंथली बजट बनाना चाहते हो तो इसी फॉर्मेट में बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने इस चैनल को और सपोर्ट अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे बनाना है हमें अपना मंथली बजट, तब जाके हम जो है 50 से 60% सैलरी हम कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पूरा फॉर्मेट बना लिया है बजट का। ये माई मंथली बजट प्लानिंग 2024 है। 2024 में मैं अपने घर को कैसे चला रही हूँ उस तरीके से मैंने बताया है आपको, ठीक है। मेरी कई सारी सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपना बजट कैसे बनाती हैं और कैसे अपने घर को चलाती हैं, वो तरीके हमको ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेविंग्स की बात करती हूँ। सैलरी माइनस सेविंग माइनस एक्सपेंस। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कम से कम 50 से लेके 60% तक सैलरी हमारी सेव हो जानी चाहिए। वैसे तो देखो, अगर आपकी सैलरी कम है तो आप 20-40 जितनी कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। वैसे तो मेरा मानना है कि 50% से लेके 60% तक जो सैलरी है हमारी सबसे पहले सेव होनी चाहिए, क्योंकि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है गाइस। तो चलिए मैं बताती हूँ। मैंने बता दिया आपको कि 50 से लेके 60% तक सेव कर सकते हैं। अगर आप 60 नहीं कर पा रहे हैं, 50 नहीं कर पा रहे तो आप 20-30 जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हो सके उतना आप सेव करते रहिए। फिर मैं बाद में ये भी बताऊंगी कि 60% को मैं कहाँ कहाँ निवेश करती हूँ, ये भी बताऊंगी आपको, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम बजट की। अब मेरा जो मंथली बजट है कुछ ऐसे बनता है। सबसे पहले मेरा रेंट है यहाँ पर, जो कि 7000 है, 7000 रुपये है, ठीक है। सबसे पहले मैं रेंट पे करती हूँ और उस रेंट में 7000 रुपये डालती हूँ। आपकी या तो होम रेंट हो सकता है या कोई ईएमआई हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है, आपके होम की हो सकती है। ये जब हम घर से बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जो है सरकारी जॉब करते हैं, तो वो अभी फ़िलहाल में हम लोगों को रूम रेंट पर लेना पड़ा है। अदरवाइज हमें गवर्नमेंट फ्लैट मिलता है तो हमारा ये खर्च बच जाता है, लेकिन अभी ये नहीं बच पा रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, जो कि मेरा अभी ज़ीरो आ रहा है। अभी कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है 200 यूनिट फ्री है, तो मैं उसके अंदर अंदर में काम चला लेती हूँ। मैंने कल वीडियो डाली थी, परसों वीडियो डाली थी, उसमें ये भी बताया था कि बिजली के बिल को हमें कैसे ज़ीरो पर लाना है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। अब तीसरा नंबर हमारा खर्च होता है गैस पर। गैस का मैंने यहाँ पर 950 रुपये रखा है। अभी 950 का ही सिलेंडर भरा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 950 लिखा है, फिर भी मेरा सिलेंडर 2 महीने आराम से चल जाता है, क्योंकि हम 2 बच्चे हैं मेरे और हस्बैंड वाइफ हैं, तो 2 महीने आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर 450 का मंथली पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने 950 रुपये में हर महीने निकाल कर रख देती हूँ सिलेंडर के, ठीक है। अब आते हैं बच्चों की फीस पर। ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट खर्च है और यहाँ पर हमें पैसा खर्च करना भी चाहिए। 15,000 रुपये मंथली मेरे दोनों बच्चों की फीस पड़ती है। मेरी एक लड़की है, लड़का है। लड़का मेरा 10th में है, लड़की मेरी 8th में है। तो मेरे दोनों बच्चों की फ़ीस जो है 15,000 रुपये पड़ जाती है एक मंथ की स्कूल फ़ीस, प्लस ट्यूशन फ़ीस भी है उसमें। तो 2,000 रुपये मेरे बेटे की कोचिंग की फ़ीस जाती है। मेरी बेटी कोचिंग नहीं जाती है, वो घर पे ही उसको अभी पढ़ा लेते हैं हम, तो उसका एक खर्च हमारा बच जाता है, कम से कम 1,000 रुपये का खर्च वो मेरा बच जाता है। तो यहाँ पर टोटल फीस में मैं 17,000 रुपये देती हूँ। ग्रोसरी आती है मेरी 3 महीने, मतलब जो है ग्रोसरी मंगाती हूँ मैं, तो 3,000 रुपये के समथिंग में कंप्लीट हो जाती है 1 मंथ की।
3,000 में सारा सामान मेरा आ जाता है। तो 3,000 में यहाँ पर ग्रोसरी में रखती हूँ। मिल्क मेरा यहाँ पर 1.5 लीटर आता है पर डे, और मिल्क यहाँ पर 60 रुपये केजी है, तो मेरा 2,700 रुपये का मिल्क हो जाता है। अब घी और दही मुझे नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि इस 2,700 रुपये के दूध में से मैं घी भी बना लेती हूँ उसी में से, और दही भी इसी में से काम चल जाता है मेरा। दूध गर्म करके रखती हूँ, शाम को सुबह मलाई निकालती हूँ, तो 15 दिन में कम से कम आधा 1 केजी घी निकल आता है। तो वो मैं बच्चों के रोटी पर लगाने में यूज़ कर लेती हूँ, और दही भी उसी में से बना लेती हूँ। तो हमारा यहाँ पर वो 2 खर्च मेरे यहाँ पर बच जाते हैं। अब आता है यहाँ पर वेज एंड फ्रूट। देखो, वेज एंड फ्रूट कम से कम मेरा मंथली 4,000 आराम से लग जाता है, क्योंकि 2,000 रुपये की सब्जी हो जाती है एक मंथ में, और एक मंथ में 2,000 के फ्रूट हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा बच्चों को फ्रूट देते हैं, फ्रूट खाना भी चाहिए, सबको खाना चाहिए, और जिनके पास कम पैसे हैं वो कम भी डाल सकते हैं। लेकिन हमें अपनी इस जो पर डे वाली जो डाइट होती है ना, जो एक हेल्दी डाइट होती है, वो हमें ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए गाइस। पैसा हम कितना भी कमाएं, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है और हम खुद स्वस्थ नहीं है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर मैं भरपूर खर्च करती हूँ, यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं होती है मेरे यहाँ। 4 से ऊपर ही चला जाता है कभी कभी, लेकिन कम नहीं रहता है, क्योंकि मैं फ्रूट डेली बच्चों के लिए ताज़ा फ्रूट, जूस, ये सब चीज़ें मैं मंगाती हूँ। एक मोटा खर्चा होता है मेरा पेट्रोल पे, जो कि 3,000 रुपये के समथिंग हर मंथ में हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो ड्यूटी करते हैं, कम से कम 6 से 7 किलोमीटर डेली जाना होता है उनको। तो यहाँ पर ये 3,000 रुपये में मंथली पेट्रोल हो जाता है। अब ये 1,000 रुपये मैंने गेस्ट का लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जब देखो 1,000 रुपये का सामान मंगा लो, चाहे 1,000 रुपये अलग से निकाल के रख लो, क्योंकि गेस्ट आ जाएंगे तो आपको तुरंत मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1,000 रुपये में हर मंथ में ऐसा सामान मंगा के रखती हूँ अलग से, जो ड्राई फ्रूट हो गए, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ ऐसा मतलब अलग से, कि कोई मेरे यहाँ गेस्ट आएगा तो उस टाइम में चाय वगैरह बनानी है तो उसके आगे रखना होता है ना। तो ये भी सारी चीज़ें मैं अलग से मंगा लेती हूँ। और एक मतलब ये पर्सनल केयर का एक खर्च होता है हम लोगों का। आपने देखा होगा कि जैसे कहीं ब्यूटी पार्लर जाना हो गया किसी महीने कोई ऐसा कपड़ा खरीदने का हो गया, या फिर हमने कोई ऐसी शॉपिंग कर ली, तो 2,000 रुपये उसके लिए मैं अपने अकाउंट में हर महीने अलग से डालती हूँ। अगर इसका यूज़ नहीं होता है किसी महीने, तो ये बच जाता है, फिर अगले मंथ में मैं फॉरवर्ड कर लेती हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर लेती हूँ। मतलब जो अगले मंथ का खर्च चलाती हूँ उसमें मैं इस पैसे को लगा लेती हूँ। ठीक है, पर्सनल केयर हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि देखो कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, तो यहाँ पर मतलब वैसे बच्चों की तबीयत खराब होने पर, जैसे नॉर्मल कुछ खांसी हो गया, जुकाम हो गया, हल्का फुल्का कोई हो गया, तो मैं मेडिकल से दवाई लेती हूँ। वरना हम लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधा मिली हुई है, तो हम वहाँ से अपनी इलाज कराते हैं, तो हमारा दवाई पर पैसा खर्च होता नहीं है। और जिनका दवाई पर खर्च होता है वो लोग पर्सनल केयर में से दवाई वगैरह के लिए यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल मेरा हो रहा है ये 40,650 रुपये। ठीक है, 40,650 रुपये में मेरा घर एक मंथ में आराम से चल जाता है। यहाँ पर कुछ खर्च ऐसे हैं कि जहाँ से किसी मंथ में थोड़ा थोड़ा बच भी जाता है पैसा। यहाँ पर पेट्रोल में जैसे पूरा मंथ में कुछ छुट्टियाँ पड़ गई, तो मतलब पेट्रोल जो है कम खर्च हुआ हमारा। किसी मंथ में गेस्ट का आना जाना नहीं हुआ, तो जो सामान रखा है उसी से अगले मंथ में चला लेते हैं, तो ये भी बच जाता है यहाँ से कभी कभी। तो ये मैं छोटे मोटी जो सेविंग होती है ना इसमें से, वो मैं अलग से अपने अकाउंट में डालती रहती हूँ, और उसको भी मैं निवेश करती रहती हूँ। अब आ जाते हैं हम सेविंग्स पर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 50% लगभग सैलरी का सेव हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लगभग 50% जो है सेव कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको 40,000 रुपये का खर्च बताया, ये मेरा खर्च में चला जाता है। 50% लगभग मेरा सेव हो जाता है। 90,000 पेमेंट में से, मतलब 90,000 रुपये में से मैं लगभग 50,000 रुपये हर महीने आराम से मेरी बचत हो जाती है। इसमें कुछ पैसा ऐसा होता है कि हम लोगों का जो कटता है वो पीपीएफ में कट जाता है, कुछ मैं सुकन्या में जमा करती हूँ, कुछ शेयर मार्केट में लगाती हूँ। बस ये 3 जगह में मैं निवेश कर रही हूँ। बाकी कोई मेरा ऐसा निवेश है नहीं कि मैं एफडी करती हूँ, कि मैं आरडी करती हूँ। आरडी एफडी मैं नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी और मैं भी दोनों शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, और हम लोग सुकन्या में डालते हैं। हमारी एक बच्ची है तो हम सुकन्या में डालते हैं कुछ पैसा, और पीपीएफ में कुछ पैसा 25,000 के समथिंग उसमें कट जाता है हमारा, और कम से कम
5 से 6 हज़ार रुपये हम सुकन्या में हर मंथ डाल देते हैं, बाकी का बचा हुआ पैसा हम लोग शेयर मार्केट में लगा देते हैं, तो वहाँ से हमें एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। तो मतलब ये है कि हमें घर में अपना पैसा बचा कर रखना चाहिए, और जो एक होता है ना इमरजेंसी फंड वगैरह, ये सारा हम अलग से कैरी करके रखते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा इमरजेंसी फ़ंड से हम पैसा निकाल सकें। और इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा आदमी क्यों करता है? या तो कभी कुछ बीमारी हो या फिर कोई ऐसा खर्चा आ जाए मोटा जिसमें हमें देना हो, तभी के लिए रखते हैं। तो जब भी जैसे कुछ कोई बीमार होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम वहाँ चले जाते हैं। और ये मैंने आपको एक बजट का फॉर्मेट बता दिया। अगर आप बजट बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना सकते हैं। और ये मैंने अपना बजट बताया है आपको। अगर आपकी सैलरी कम है तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे सेक्शन लिख के आप उसमें उतना ही पैसा जमा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।